गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बारे में भी यहाँ पर जानते हैं कि किस प्रकार के संबंध इस समय चल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत में। इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है क्योंकि आज पूरी दुनिया एक चैन के माध्यम से एक दूसरे देश से जुड़ी हुई है, चाहे आर्थिक, चाहे राजनीतिक, चाहे सामाजिक स्तर, सामाजिक रूप से। तो इसीलिए बहुत कभी कभार विचार विमर्श करना पड़ता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं दोस्तों। इसे लिखा ब्रह्मदीप अलूने ने, और जो आज का कंटेंट है, जो विषय, वो है पश्चिम एशिया में नई चुनौतियाँ। ठीक है, पश्चिम एशिया में देखते हैं। पश्चिम एशिया के जब हम नाम लेते हैं तो आप समझ लिया करिए कि दोस्तों पूरी तरह से आज हम गल्फ़ कंट्री के बारे में बात करेंगे, जो मुस्लिम बाहुल्य देश का पूरा इलाका है। तो चलते हैं आगे। लिखे हैं लेखक जी ने, बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में धार्मिक संरक्षणवाद की परंपरागत नीति से राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर पाना संभव नहीं रह गया है। संरक्षणवाद का मतलब होता है दोस्तों, धार्मिक, यहाँ संरक्षणवाद लिखा है। संरक्षण का मतलब होता है किसी को बचाना, किसी को सुरक्षित रखना। पर यहाँ पर जब वाद, जैसे वाद लिखा है ना, वाद, किसी भी शब्द के आखिरी में यदि वाद शब्द जुड़ गया तो याद रखिएगा वो एक विचारधारा हो जाती है, एक चेतना हो जाती है। ठीक है, जिसे लोग अलग अलग तरीके से परिभाषित करेंगे, अपने विचारों के माध्यम से उसके बारे में बताएंगे। ये प्रिंसिपल नहीं हो सकता। जो वाद है दोस्तों, वो कभी भी किसी का उसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हाइपोथेसिस होता है। अब सामरिक और आर्थिक विवशता के कारण भी संबंधों के प्रतिमान बदलते जा रहे हैं। हाल ही में इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच राजनयिक संबंधों की बहाली को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐतिहासिक घोषणा की। तो यह साफ हो गया कि हिंसा, तानाशाही और आतंकवाद से अभिशप्त पश्चिम एशिया अरब राष्ट्रवाद को दरकिनार करने की ठान चुका है। इजराइल विरोधी अरब राष्ट्रवाद का छिन्न, देख रहे हैं, छिन्न भिन्न होना दुनिया के लिए बेहद प्रभावकारी परिणाम लाने वाली घटना हो सकती है। इस समय वैश्विक कूटनीति में जो बदलाव आ रहे हैं और इजराइल तथा संयुक्त अरब अमीरात के रिश्तों की जो शुरुआत हुई है, उसमें संतुलन, सामंजस्य, समझौता और इन दोनों देशों के कड़े प्रतिद्वंदी ईरान पर मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने की भावना प्रतिबंधित हो रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, जो यूएई है, यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसे आप संयुक्त राष्ट्र अमीरात कहते हैं, और एक इजराइल, इनके रिश्ते भी बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। अगर आप इतिहास में देखेंगे कुछ साल पहले, या वर्तमान तो चल ही रहा है, कुछ साल पीछे जाएं तो एक तरह जो शीत युद्ध का मतलब होता है दोस्तों, जब विचारों के माध्यम से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करके राजनीति की जाती है, उनके ऊपर आरोप किया जाता है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फला कर देंगे, तो यही शीत युद्ध होता है। विचारों के माध्यम से एक देश को दूसरे देश द्वारा जब क्रिटिसाइज़ किया जाता है, उसे ही शीत युद्ध कहते हैं। ठीक है, इस समूची कूटनीति के केंद्र में अमेरिका है, जिसके लिए ईरान आतंकवाद की धुरी है। अमेरिका जैसा देश जब चाहे तब पश्चिमी देश को उठाएगा और बोलेगा, भैया तू जो है कि मानव बम बना रहा है, या फिर तू एक ऐसा हथियार बना रहा है जो आने वाली जो सभ्यता होगी, आने वाला जो एक विचार होगा, उसे तू ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, तू ऐसा एटॉमिक हथियार बना रहा है, सो दैट्स वाई तुझे कई जगहों पर प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, ये करना चाहिए। और आज भी कई पश्चिमी जो देश हैं इसी चीज़ से जकड़े हुए हैं, अभी भी वो उबर नहीं पाए हैं। पश्चिमी एशिया को दुनिया की शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। इस इलाके के दो परंपरागत शत्रु इजराइल और सऊदी अरब रहे हैं। ऐसे में अरब राष्ट्रवाद के आक्रामक व्यवहार के जरिए इजराइल को उखाड़ फेंकने का सपना गढ़ने वाले सुन्नी बहुल संयुक्त अरब अमीरात का इजराइल से राजनयिक संबंध स्थापित करना आधुनिक विश्व के लिए क्रांतिकारी परिणामों वाला कदम हो सकता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि पिछले कई सालों से जिस तरह से एक विचारों का युद्ध, और कई बार तो वैसे भी मतलब सैन्य स्तर पर भी युद्ध हो चुका है, उसमें इजराइल को ही सफलता मिली थी। पर दोस्तों अब एक नए दुनिया में एक नया पैगाम जाएगा, एक नई सोच जाएगी, नई चेतना का विकास होगा कि देखिए, अगर इस स्तर के दो देश यदि आपस में इस तरह समझौता, आपसी प्रेम व्यवहार बढ़ा सकते तो अन्य देशों को क्यों नहीं।
कुछ ऐसे देश हैं जिनको जलन हो सकती है, इसका विरोध कर सकते हैं, इन पे आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला मर सकते हैं। पर दोस्तों वास्तविकता ये है कि जिनसे आप रिश्ते अगर अच्छे करेंगे, जब आप एक ही क्षेत्र विशेष में रह रहे हैं तो बहुत ही आवश्यकता होती है अपने संबंधों को बना के रखने का, कि दूसरा व्यक्ति आप पर हावी ना हो जाए। फ़िलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने इस समझौते के बाद अरब लीग की बैठक बुलाने का प्रस्ताव रखा। उन्हें डर है कि इस समझौते के बाद खाड़ी के दूसरे देशों के भी इजराइल के साथ संबंध मजबूत होंगे और इससे फ़िलिस्तीन के अस्तित्व पर ही संकट गहरा जाएगा। फ़िलिस्तीन के ऊपर संकट इसलिए गहरा जाएगा क्योंकि दोस्तों जहाँ पर इजराइल आज बसा हुआ, पहले वो फ़िलिस्तीन की ही जगह थी, समझ रहे हैं ना। पहले पूरा इजराइल फ़िलिस्तीन था। उसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन के सहयोग से जब वहाँ जर्मनी में नाजीवाद निकाला गया तो वहाँ पे जिस तरह से तानाशाह हिटलर के द्वारा वहाँ पे नरसंहार किया गया वहाँ के लोगों का, ठीक है। तो क्या किया गया दोस्तों, वहाँ के लोगों को यहाँ बसाया गया, एक नया राष्ट्र बनाया गया, जिसका जब से उसका निर्माण हुआ है इजराइल का, तब से आज तक विरोध करता है फ़िलिस्तीन। और आए दिन स्थिति बहुत ही भयानक रहती है उनकी सीमाओं पर, इसीलिए वो विरोध करेगा फ़िलिस्तीन। वही पाकिस्तान जैसे देश के लिए इतना अप्रत्याशित कि उसकी इस्लामिक दुनिया के नेतृत्व की उम्मीदें ही ध्वस्त हो गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कूटनीति को शांति का साधन माना जाता है, जो तर्क, समझौता, वार्ता और लेन देन की भावना के आधार पर संघर्षों को रोकती है। अमेरिका ने इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के रिश्तों को लेकर कुछ ऐसा ही भरोसा जताया है। वास्तव में यह समझौता अस्तित्व में भले ही अभी आया हो, लेकिन इसकी संभावनाएं दशकों पहले बनने लगी थीं। इस्लामिक दुनिया में शिया सुन्नी विवाद बहुत पुराना है और 1979 की ईरान में हुई वो इस्लामिक क्रांति के बाद से यह विवाद और खौफनाक रूप में सामने आया है। इस्लामिक जगत में सऊदी अरब की बादशाहत को लगातार चुनौती देने वाले ईरान को शिया हितों के लिए लड़ने वाले देशों का समर्थन हासिल है और इससे मध्य पूर्व का संकट लगातार गहराया ही है। ट्रंप का इजराइल प्रेम जग जाहिर है, वहीं सामरिक कारणों से ईरान के सामने अमेरिका का पारंपरिक दोस्त सऊदी अरब इस क्षेत्र में सुन्नी नेतृत्व की भूमिका में है। इस वक्त यमन गृह युद्ध से जूझ रहा है और वहां सऊदी अरब के नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन की सेना है जो यूथी विद्रोहियों से मुकाबला कर रही है। इस सारे प्रकरण को पढ़ने के बाद आपके अंदर एक चेतना तो ज़रूर आई होगी, एक मानसिकता ज़रूर आई होगी कि जो गल्फ़ कंट्री है, जो मुस्लिम बाहुल्य देश पश्चिमी एशिया में, वो आपस में ही नया नया संगठन बना के एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं, जिससे पूरी तरह से वहाँ का वातावरण ख़राब कर दिए हैं। वहाँ के देश में युद्ध की स्थिति 24 घंटे बनी रहती है और ये कार्य पिछले कई सालों से जारी है, हो रहा है। सऊदी नेतृत्व को ये लगता है कि हूथी विद्रोहियों को हथियारों की मदद ईरान दे रहा है। सीरिया में जारी गृह युद्ध में ईरान खुलकर राष्ट्रपति बशर अल असद के साथ है। पश्चिम एशिया के एक और देश लेबनान में अस्थिरता है और यहाँ पर भी ईरान समर्थित शिया मिलिशिया समूह हिजबुल्लाह का प्रभाव सऊदी अरब के लिए जानलेवा है। इतना ही नहीं, यमन, सीरिया और लेबनान में ईरान का सामरिक मित्र रूस है और इसलिए मध्य पूर्व में नियंत्रण स्थापित रखने के लिए महाशक्तियाँ आमने सामने हैं। इन स्थितियों में नए राजनीतिक सामरिक समीकरण बनते गए और दुश्मन का दुश्मन दोस्त की तर्ज पर इजराइल और सऊदी अरब के रिश्तों में अप्रत्याशित रूप से ईरान के विरोध को लेकर लगातार एकरूपता दिखाई दी। वर्ष 2012 में नेतान्याहू ने ईरान के परमाणु बम की एक तस्वीर बनाई थी और लाल पेन से उसके शीर्ष पर एक रेखा खींच दी थी। यह इस बात का संकेत था कि ईरान का यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम जिस दिशा में जा रहा है, इजराइल उसे जाने नहीं देगा। 2008 में ईरान के गोपनीय परमाणु हथियार कार्यक्रम प्रोजेक्ट अमाद की हकीकत को बेहद सनसनीखेज तरीके से दुनिया के सामने लाकर इजराइल ने रणनीतिक दाव खेला था और इससे ईरान की मुश्किलें बढ़ गई थी। तो आप देख सकते हैं चोरी छुपे जो गल्फ़ कंट्री के जो देश हैं किस प्रकार से नए नए प्रयोग करते रहते हैं, और जो प्रयोग होते हैं दोस्तों समाज और देश को बचाने के लिए नहीं, समाज और देश को कुचलने के लिए, उनकी शांति व्यवस्था को भंग करने के लिए बनाई जाती है। यदि शांति व्यवस्था से संबंधित किसी देश ने सबसे ज़्यादा कुछ बनाया है, एक्सपेरिमेंट किया है, तो दोस्तों यूरोप के देश हैं। अन्यथा यदि हम देख लें दोस्तों, जो पश्चिमी एशिया के देश हैं वो सारे देश बस एक दूसरे को ख़त्म करने की होड़ में लगे रहते हैं और इस मानसिकता से अभी तक ये निकल कर बाहर नहीं आए हैं।
नेतन्याहू ने दावा किया था कि ईरान परमाणु समझौते को ठेंगा दिखाकर गुपचुप तरीके से परमाणु हथियारों का जखीरा बनाने की और अग्रसर है। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते से अमेरिका को अलग करने की घोषणा की थी। खाड़ी के देशों में महाशक्तियों के व्यापक आर्थिक हित जुड़े हैं और धर्मतंत्र को लेकर बेहद संरक्षणवादी हित रखने वाले सऊदी अरब की इजराइल को लेकर खामोशी व्यापक प्रभाव डालने वाली है। खासकर इस्लामिक जगत में सऊदी अरब की बादशाहत को लगातार चुनौती देने वाला ईरान के लिए सदमे जैसा है। इन सब के बीच भारत के लिए अमेरिका, अमीरात और इजराइल के संबंधों का नया त्रिकोण नई संभावनाओं वाला है। हालांकि इसमें सजग रहने की भी ज़रूरत है। ईरान के प्रति इजराइल का यह रुख यूएई के लिए मुफीद रहा है और जो ईरान को अपने लिए एक बड़े प्रतिद्वंदी के तौर पर देखता रहा है। यूएई के हम कदम सऊदी अरब की नीतियों में भी इजराइल के प्रति नरम रवैया देखा गया, यहाँ तक कि उसने भारत और इजराइल के बीच की विमान सेवा शुरू करने के लिए अपने एयरस्पेस के इस्तेमाल की इजाज़त भारत को देने में बिल्कुल संकोच नहीं दिखाया। 2019 में संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के प्रधानमंत्री को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी नवाजा था और इसे भारत के इस्लामिक देशों से मजबूत संबंधों को भी नई दिशा मिली। इसके पहले भारत के लिए इस्लामिक दुनिया से रिश्तों में संतुलन लाना आसान नहीं था। गौरतलब है कि 1969 में मोरक्को में विश्व के मुस्लिम राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन में भारत को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन पाकिस्तान के कड़े विरोध के पूर्ण अधिवेशन में भारतीय दल को शामिल होने की अनुमति नहीं दी। तो सोच सकते हैं कि जो गल्फ़ कंट्री के देश हैं वो भारत जैसे देश को कितना तवज्जो देते हैं, कितनी प्राथमिकता देते हैं, कितना सम्मान देते हैं। पर पाकिस्तान ने ये कह दिया, अरे उस सम्मेलन में वही भाग लेगा जो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता है, जो मुस्लिम बाहुल्य देश है, इस्लामिक देश हो। भारत तो सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है। सोचिए, मतलब भारत जो है कि हो सकता था पाकिस्तान की नीतियों का कड़ा और खुलकर विरोध कर देता, क्योंकि उसने किया भी आर्थिक मंचों से, तो उसे डर था, इसलिए उसने भारत का विरोध कर दिया। पर आज 4 दशक बाद स्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी हैं। अब इजराइल और यूएई के संबंध मजबूत होने से अमेरिका की स्थिति एशिया में मजबूत होगी। वहीं इन देशों के प्रमुख सहयोगी के रूप में भारत के उभरने की संभावनाएं भी बढ़ गई। ईरान, पाकिस्तान और चीन जैसे देशों को सामरिक रूप से मजबूत होने के लिए रूस का समर्थन बेहद ज़रूरी है, लेकिन रूस के लिए यह बड़ी चुनौती होगी। सोवियत संघ के विघटन के बाद तकरीबन 10 लाख यहूदी वहाँ से जाकर इजराइल में बस गए थे। इस समय इजराइल में आबादी का तकरीबन 20% हिस्सा विघटित सोवियत संघ से आए रूसी मूल के लोगों का है। इन लोगों का प्रभाव इजराइल और रूस दोनों में है, इसलिए पुतिन इजराइल के खिलाफ किसी सैन्य गठबंधन का समर्थन करें यह मुश्किल होगा। जाहिर है कूटनीति की दुनिया में भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के मजबूत संबंध न केवल आर्थिक और सामरिक बदलाव ला सकते हैं, बल्कि सामरिक दृष्टि से भी इनका सशक्त प्रभाव कायम हो सकता है। तो दोस्तों, इसका जो उद्देश्य है कि इजराइल और जो संयुक्त अरब अमीरात है उनमें कुछ ऐसे संगठन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे सदियों पहले जो उनके बीच में एक गतिरोध बना हुआ था वो ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है कुछ देशों की मदद से, सहयोग से। तो इसमें कुछ और भी देश हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, यदि आप शांति बहाल बनाए रखना चाहते हैं, शांति व्यवस्था कायम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले पुराने रिश्तों को भुलाकर, पुरानी रंजिशों को भुलाकर एक नई सोच, एक नई विचारधारा के साथ अपनी दोस्ती को प्रारंभ करिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।